एक बार जोरदार तालियों के साथ सुनील रामदास जी का मैं स्वागत करती हूं मंच पर और आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। सो द विजन ऑफ न्यू इंडिया, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे बीच एक ऐसी इस वक्त शख्सियत मौजूद है जो कि समाज और देश को पहली प्राथमिकता मानते हैं। आपने एक एवी देखी इस वक्त सुनील रामदास अग्रवाल जी से जुड़ी हुई, उन्होंने अभी तक क्या क्या काम किए और आइए आज उनके द्वारा किए गए कामों को हम सराहते हैं। विजन ऑफ न्यू इंडिया की हमारी इस चर्चा में सुनील रामदास अग्रवाल जी का एक बार मैं फिर से स्वागत करती हूं। आप चेयरमैन हैं द्रौपदी रामदास फाउंडेशन के और एक बार फिर से स्वागत करते हुए आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। और आज जब हम चर्चा करने वाले हैं तो हमारी चर्चा का जो थीम है, विषय है, वो है हरित भारत, सशक्त भारत। और जाहिर बात है कि पर्यावरण को बचाने की मुहिम सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, लेकिन क्या अकेले सरकार इस मुहिम को सिर्फ पूरा कर सकती है या फिर इसमें ऐसे अनेकों हाथ जुड़े ताकि इस मुहिम को और बल मिल सके, और इसी को बल देते हैं सुनील रामदास अग्रवाल जी। सबसे पहला सवाल सुनील जी मेरा आपसे ये है कि पर्यावरण के लिए जिस तरीके का आपका योगदान है वो सबको इंस्पायर करता है, सबको इंस्पिरेशन देता है। कैसे आपने ये सोचा, ये पहला ख्याल आपके जहन में आया कि मैं पर्यावरण के लिए कुछ करूं, और आपने अभी तक क्या क्या काम किया है पर्यावरण के संरक्षण के लिए? धन्यवाद पूर्णिमा जी। सर्वप्रथम तो विजन ऑफ न्यू इंडिया, बढ़ता भारत उभरता भारत, इस कार्यक्रम के लिए आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बताना चाहूंगा कि इस चैनल का लॉन्च 15 अगस्त को हुआ था, 14 अगस्त को। उस समय भी मेरा दिल्ली आना हुआ था। जगदीश जी, चंद्रा जी और मनोज जगासी जी से भी मेरे परिचय हुआ था और बहुत ही कम समय में मात्र 10 महीनों में इस चैनल ने पूरे भारत देश में नेशनल चैनल में अपने आप को एक साबित किया है, स्थापित किया है और विजन ऑफ इंडिया की तर्ज पर ही काम कर रहा है। थैंक यू। और आपने पर्यावरण के बारे में पूछा, क्यों सोचा मैं बताऊंगा। पिछले 30 वर्ष पहले मैं सड़क कार्य से जुड़ा। जब सड़क कार्य से जुड़ा तो सड़क बनाने में बहुत से पेड़ों की कटाई होने लगी, जिसे देखकर मुझे बहुत दर्द होता था। बताना चाहूंगा मैं वहां पर रुकता नहीं था साइड पे जब पेड़ कटते थे। तब मेरे मन में आया कि जब इतने पेड़ हम काट रहे हैं तो इसको हम लगाएं भी। इसी भावना के तहत मैं 2004 में लायंस क्लब से जुड़ा। वहां पर मैंने बहुत से वृक्षारोपण के कार्य किए और आगे बढ़ते रहा। वृक्षारोपण के कार्य में बहुत सम्मानित भी हुआ। फिर वर्ष 2014 में मेरे माता पिता रामदास अग्रवाल द्रौपदी देवी, उनकी 50वीं वर्षगांठ पर मैंने रामदास द्रौपदी फाउंडेशन का अनाउंस किया। बताना चाहूंगा हम अपने माता पिता की याद में, स्वामी जी आपको भी कहना चाहूंगा, कार्य करते ही हैं, पूर्वजों की याद में कार्य करते हैं। यदि हम सब लोग अपने माता पिता के सामने ही अच्छे कार्य को करें तो उन्हें पता चलेगा कि उनके बच्चे किस राह पर चल रहे हैं। तब मैंने उनके वर्षगांठ पर इसकी स्थापना की और रायगढ़ में एक स्वयं की नर्सरी बनाई। नर्सरी क्यों बनाई? मैं पहले विशाखापट्टनम, हैदराबाद से पेड़ खरीद के लाता था जो बहुत महंगे होते थे और वो सस्टेनेबल नहीं होते थे जलवायु के आधार पे। हर एक प्रदेश की अपनी जलवायु अपनी अपनी होती है। तब मैंने रायगढ़ में रामदास नर्सरी स्थापित की और उसमें 3 लाख पौधों का मैंने चयन किया। लगभग 50 प्रजाति से ऊपर का पौधे हम वहां पर निर्माण करते हैं और प्रतिवर्ष 50,000 पौधे हम विभिन्न संगठनों के साथ, विशेषकर रायगढ़ जिले में जितने भी संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन जो भी हो, सभी प्रत्येक नागरिक के साथ मिलकर हम पौधारोपण करते हैं। बताना यह भी चाहूंगा कि हम 5 फुट से ऊपर की पेड़ लगाते हैं। 5 फुट से 6 फुट, 10 फुट, 12 फुट की पेड़ होते हैं। मेरा मानना है कि हम यदि 1 फुट 2 फुट की पेड़ लगाएंगे और ट्री गार्ड भी लगाएंगे, एक तो खर्चीला होगा और सस्टेन नहीं होगा। यदि बारिश के समय 5 फुट से ऊपर के पेड़ वृक्षारोपण करते हैं तो 90% आपको सफलता मिलेगी। तो आपको सुकून भी मिलेगा कि मैंने जो कार्य किया है वह सफल हो रहा है। देखिए, इस बात पर तो जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि ये ख्याल आप में से कितने लोगों के मन में आया कि आपके सामने पेड़ कट रहा हो तो आपने सोचा हो कि अगर पेड़ कट रहा है तो मैं एक पेड़ और लगाऊं। और इसी जज्बे को और इसी सोच को आपकी सुनील जी हम सलाम करते हैं और इसी को विजन ऑफ न्यू इंडिया के तौर पर देखिए कहना चाहूंगा जी कि यदि इंसान धरती पे न हो स्वामी जी, और यदि सिर्फ जंगल हो तो कितने पेड़ होंगे? जब आप निर्माण करते हैं घर का, कारखाने का, सड़क का, जो जिसको विकास भी कहते हैं, तो आप पेड़ काटेंगे ही। बिना पेड़ काटे तो आप निर्माण कर ही नहीं सकते। धरती पे पेड़ ही होते हैं। 90% धरती पे पेड़ होते हैं, 10% पहाड़, नदी, नाले होते हैं। तो यदि आप कुछ भी निर्माण कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आप पेड़ काटेंगे।
जब आप पेड़ काटेंगे तो आप पेड़ लगाना चाहिए और ज्यादा मात्रा में लगाना चाहिए। सीधी सी बात है। यदि आप पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो आपकी रक्षा नहीं होगी। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि हालांकि अगला सवाल मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि आप अलग अलग संगठनों के साथ जुड़े हैं, फिर भी आपने एक अलग से फाउंडेशन बनाई, उसका आपने जवाब भी दिया। माता पिता को ध्यान में रखते हुए आपने सोचा कि उनके सामने ही मुझे इस तरीके का अच्छा कार्य करना है। लेकिन क्योंकि हमने पिछली बार देखा जिस तरीके से कोविड काल आया सुनील जी, और बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन उसमें भी आपने बहुत शानदार काम किया, लोगों तक मदद पहुंचाई, जितनी संभव हो सकती थी उतनी मदद पहुंचाई। लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा हो कि मुझे किसी की मदद करनी है लेकिन मेरी पहुंच बहुत दूर है उससे? तो किस तरीके से उन चुनौतियां का आपने सामना किया और कोविड काल में उन लोगों की मदद की जिनके लिए मदद बहुत दूर खड़ी थी? वास्तव में पूर्णिमा जी, कोरोना का जो समय आया था बहुत भयावह था और पूरे देश को एक सीख लेनी चाहिए उससे कि उस कालखंड में क्या क्या हुआ। निश्चित रूप से भारत देश एक बहुत सशक्त देश है, इस बात को लोहा मनवाया भारत देश की जनता ने। आपने देखा होगा 140 करोड़ की जनता इस कोरोना काल की चपेट में आ चुकी थी, लेकिन अपनी सूझबूझ से, केंद्र सरकार की सूझबूझ से, आम जनता की सूझबूझ से हमने इस पर विजय पाई। आप देखेंगे 40 दिन का लॉकडाउन हुआ। मैं कहता हूं भारत इतना मजबूत है, यदि 1 साल का भी लॉकडाउन हो जाए तो भारत हिलने वाला नहीं। वो क्यों? कि भारत में सामाजिक व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था है, विदेशों में एकल व्यवस्था है। वहां इंसान अपने लिए सोचता है, अपने लिए करता है। यहां पर हम एक दूसरे के लिए करते हैं। तो निश्चित रूप से जब कोरोना काल आया तब हमने देखा कि क्या जरूरत है। पूरा देश थम गया था, तो लोगों को इलाज चाहिए था, लोगों को खाना चाहिए था, लोगों को आवाजाही की व्यवस्था चाहिए थी। लोग फंस गए थे अचानक मिडनाइट लॉकडाउन होने से। तब हमने जितनी क्षमता के साथ सारे अस्पतालों से चर्चा की कि किसको कहां पर बेड मुहैया कराई जाए। कच्चा राशन, पक्का राशन। हमारे पिता श्री रामदास अग्रवाल जो 77 वर्ष के थे, उन्होंने पैकेट बनाया कच्चा राशन के, घर घर पहुंचाया। हमने जब उनसे कहा कि बाबूजी ये यहाँ तो किसी से बात करना भी मना है, मास्क लगाना है, आप ऐसे घूम रहे हैं, उन्होंने कहा मैं 77 साल के व्यक्ति जीवन को जीना चाहता हूं और यहाँ युवा मर रहा है जी। तो मुझे ऐसी जिंदगी से कोई जरूरत नहीं है। मैं जितने लोगों की जान बचा पाऊंगा, और वो निरंतर घूमते रहे, काम करते रहे। और बताना चाहूंगा मुंबई की नानावटी अस्पताल में वो दिवंगत हो गए कोरोना काल की चपेट में आकर। और हमने पूरे परिवार ने, मैं ही नहीं, मेरे पिताजी नहीं, पूरे समाज ने वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा से काम किया, जितना कर सकते थे काम किया। और छत्तीसगढ़ वास्तव में कोरोना काल में बहुत अच्छे ढंग से उसने अपना लोहा लिया। देखिए, और क्योंकि आपने जैसा कि जिक्र किया, यही कहा जाता है कि जब जरूरत पड़े तो मदद का एक हाथ आगे बढ़ता है तो उसमें कारवां जुड़ता चला जाता है। और शायद ऐसा ही आपके साथ भी हुआ। बहुत लोगों ने आपकी मदद की, आपने बहुत सारे लोगों की मदद की, तब जाके हम इस तरीके के पैंडेमिक को पार कर पाए, इससे हम फाइट कर पाए। लेकिन क्योंकि हम पर्यावरण संरक्षण की आप बात करते हैं, पौधारोपण की बात करते हैं, तो सरकार भी है, सरकार भी अपनी तरफ से पौधारोपण से जुड़े हुए कई कार्यक्रम चलाती है। लेकिन अगर आप जैसे लोग आगे ना आए तो वो प्रयास दोगुने नहीं होते। फिर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि आपकी तरफ से जो कार्य किया जाता है या सरकार की तरफ से जो कार्य किया जाता है, उसमें अंतर क्या है? सर्वप्रथम तो आपने मदद शब्द का उपयोग किया। यही दुख का कारण है कि हम जो मदद करते हैं, लोगों को मदद की आवश्यकता है। यही दुख का कारण है। यदि मदद करने की आवश्यकता ही न हो तभी सशक्त भारत होगा। रहा सवाल कि इसको कैसे किया जाए, मैं ऐसा कहना चाहूंगा, भारत सरकार का जो उपक्रम है, और मौजूदा केंद्र सरकार भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, वह अपने सारे उपक्रम चलाती है हर स्तर पर, और बहुत सी संस्थाएं भी काम करती हैं। लेकिन यदि भारत देश का प्रत्येक नागरिक स्वयं संस्था बनकर काम करे, तभी इसका उपयोग सही मायने में सफलतम कह पाएंगे हम। क्योंकि संस्था की भी अपनी मर्यादाएं होती, सीमा होती है, सरकार की भी मर्यादाएं होती, सीमा होती है। लेकिन प्रत्येक नागरिक जब जन आंदोलन बना के इस कार्य को करेगा, इस वृक्षारोपण की कार्य को करेगा, और पर्यावरण में सिर्फ वृक्षारोपण ही नहीं, आप देखेंगे वेस्ट मैनेजमेंट है। भारत देश 140 करोड़ का आबादी वाला देश है। हम वस्तुओं का उपयोग करते हैं, वेस्टेज करते हैं, उसका मैनेजमेंट करना चाहिए, वस्तुओं का पुनर्उपयोग करना चाहिए। हमारे फाउंडेशन में हमने एक चैप्टर ये भी लिया है, वस्तुओं का पुनर्उपयोग। चूंकि हमारा भारत देश विकासशील देश है, इसलिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था भी उतनी मजबूत प्रति व्यक्ति की नहीं है जितनी होनी चाहिए। हम उस पर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वस्तुओं का पुनर्उपयोग करके, जिसको रिसाइकलिंग भी कहते हैं, यदि हम उस पर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम
पर्यावरण पे विजय पाएंगे। और पर्यावरण के बिना जीवन अधूरा नहीं, असंभव है। बिल्कुल, और क्योंकि कहा जाता है कि जब आपकी सोच बड़ी हो तो चुनौतियों से लड़ पाना बहुत आसान हो जाता है, और आपकी सोच बड़ी है, आप लोगों को साथ जोड़ना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। लेकिन इसके साथ साथ सुनील जी, आप खुद एक उद्योगपति हैं और फिर आप पर्यावरण संरक्षण की भी बात करते हैं, पौधारोपण आप करते हैं, लेकिन इससे अगर मैं विजन ऑफ न्यू इंडिया की बात करूं, आप इसको कैसे जोड़ेंगे? विजन ऑफ न्यू इंडिया तो बहुत बड़ा शब्द है और बहुत ही उपयोगी शब्द है, और अभी के समय में इसकी जरूरत भी है। मौजूदा केंद्र सरकार इस पर बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। मैं एक बात कहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पहल की थी पूरे देश में, आज आप जितना भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि मील का पत्थर वही साबित हुआ है। जब 12 सड़कें बनी, गांव गांव तक सड़क बनी, तो सारी और व्यवस्थाएं सड़क मार्ग बनने के बाद ही पहुंची। उसके बाद हमारा देश आगे बढ़ता गया, और अभी जो केंद्र सरकार पिछले 9 वर्षों से है, वास्तव में विजन ऑफ न्यू इंडिया का जो अभी सब्जेक्ट है वो बहुत कारगर हो रहा है। आप देखेंगे कि सड़क मार्ग हो, जल मार्ग हो, वायु मार्ग हो, रेल मार्ग हो, सब पर बहुत तेज गति से कार्य हो रहा है, और जिसकी आवश्यकता भी है। यदि आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक हो जाएगा, आपकी आवाजाही ठीक हो जाएगी, तो निश्चित रूप से आप सभी चीजों को एक दूसरे तक पहुंचा पाएंगे और भारत को आगे बढ़ा पाएंगे। और आप देखेंगे कि जितने भी उपक्रम और अभी चल रहे हैं, कोई भी सेक्टर अभी अछूता नहीं है। देश में स्वच्छता की बात हुई, जब मोदी जी बने, स्वच्छता की बात हुई तो लोग हंसने लगे, बोले पहले तो पेपरों में, कागजों में होता था, ये तो सिर्फ डायलॉग है, ऐसा होता कुछ नहीं। आपने देखा होगा पूरे भारत में पिछले 10 साल के पहले का चाहे फोटो सैटेलाइट से उठा लीजिए, मंदिरों में कितनी गंदगी होती थी, अस्पतालों में गंदगी होती थी, शहर में गंदगी होती थी, घर के अंदर तक होती थी। जब लोग जागरूक हुए, लोगों ने एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लोगों ने इस पर खर्च किया। आप देखेंगे पहले 2% जो खर्च होता था व्यापार में, आज वो 15% पहुंच गया है। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है, स्वच्छता के ऊपर कितना काम किया गया है। रेलवे स्टेशन देखो आप, कहीं भी देखो आप, आपको सीधा नजर आता है, और उससे बीमारी नहीं हो रही है। अभी जो स्वामी जी जो अस्पताल चला रहे हैं, मैं कहता हूं भारत देश में तो अस्पताल की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ का जो आयुर्वेद था, यहाँ का जो खान पान था, जीवन था, लोग बीमार ही नहीं होते थे। छुटपुट बीमार होते थे, उसका इलाज अपने घरेलू उपचार से हो जाता था। अभी बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, बनाने पड़ रहे हैं, बन नहीं रहे, बनाने पड़ रहे हैं। आलोचना भी होती है, जैसे आपने कहा कि अधिक इलाज होता है, ज्यादा बिल बनता है, जिसकी जरूरत है उसकी जांच होती है, और तो और मरीज को संशय रहता है यह जो बीमारी बताई जा रही है मुझे है भी कि नहीं। सबसे बड़ा तो सवाल यह हो गया है, यदि डॉक्टर कहता है कि आपको हार्ट की सर्जरी करानी है, वो 6 जगह जाता है, वो कंफर्म करता है कि वास्तव में मेरे हार्ट प्रॉब्लम है कि नहीं। यहां तक स्थिति चल रही है स्वास्थ्य में तो। लेकिन सुनील जी देखिए, कहा यही जाता है कि जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है, तो शायद जरूरत महसूस हुई और उसी तरीके से इसी विजन ऑफ न्यू इंडिया को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगा कि चैरिटेबल, फ्री में सस्ता इलाज, हम की चर्चा करते हैं। मैं कहता हूं व्यवस्था ही नहीं है, लोग केपेबल। कोरोना में आपने देखा कि लोग पैसे लेके घूम रहे थे, उनके पास इलाज नहीं हो पा रहे थे। आपको 2 नजर से देखना होगा, एक तो मदद करने की नजर से, दूसरा यदि आप सामर्थ्यवान है तो आपको वो चीज मुहैया होनी चाहिए। मैं तो हर व्यापारी बंधु को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो जो भी कार्य करते हैं व्यापारी बंधु भारत देश में, उनको मैं सच्चा सेवक मानता हूं। अच्छा, आज स्वामी जी 2 अस्पताल कर लेंगे, इनकी आलोचना होगी, बहुत कमाई चल रही है, स्वामी जी की 4 अस्पताल हो गए, ये तो ऐसी बात कर रहे हैं। जबकि हमको धन्यवाद देना चाहिए, आपने 4 सेवा के कार्य खोले। आपने 1 स्कूल खोला, 4 कर लिया, धन कमा कर किया, लेकिन आपने 4 खोला। आपने 4 समझने की जरूरत है जी कि हमारी समझ कहां पर। अच्छा, क्योंकि सुनील जी देखिए, पर्यावरण को लेकर आप लगातार काम करते हैं, पर्यावरण को लेकर आप काफी समर्पित भी हैं, लेकिन न सिर्फ पर्यावरण बल्कि धर्म को लेकर भी आप काफी समर्पित हैं। राम मंदिर समिति के उपाध्यक्ष भी आप हैं, तो ऐसा कैसे हो कि मैं आपसे ये ना पूछूं कि हिंदुत्व को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये तो बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल का। पूर्णिमा जी, भारत का तो स्वर्णिम काल चल रहा है। जिस सब्जेक्ट को आपने पूछा है, अभी भारत का स्वर्णिम काल चल रहा है। भारत देश, अखंड भारत जो है, मूलतः हिंदुओं की धरती है, रामकृष्ण की धरती है, ऋषियों की धरती है। लेकिन यहां सभी धर्म के लोग, पंथ के लोग रहते हैं, जिससे हमें कोई गुरेज भी नहीं है। लेकिन जब हिंदुत्व की बात होती है, कुछ नेतागण ने इसको परिभाषित करने का भी प्रयास किया। वास्तव में उन्होंने सही किया, हम हिंदुत्व हैं, लेकिन बहुत से हिंदू भाइयों को हिंदुत्व का मतलब का पता नहीं था, जो अभी आलोचना के माध्यम से हुआ। आपने आलोचना की, हम जागृत हुए।
भारत देश में जो हिंदुओं की बात होती है, हिंदुओं की आलोचना होती है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमें किसी से परेशानी नहीं है, हम सब एक ही कहते हैं। लेकिन परेशानी कब है? जब वो कहते हैं भारत हमारी धरती है, हम कहते हैं हमारी धरती है और आपकी भी धरती है, लेकिन जब वो लोग हमारी धरती से हमारी ही धरती की यात्रा करते हैं, जो गैर हिंदू भाई हैं, उनको कहना चाहूंगा, आपकी प्रामाणिकता पर हमें संदेह है, और संदेह नहीं, विश्वास हो चला है। हम डरते तो नहीं है, क्योंकि हिंदू डरता नहीं है, हिंदू कभी डरता नहीं है, वो आपको स्वीकार करता है और आगे भी स्वीकार करेगा। आपको भारत देश से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, न कि अपने धर्म के नागरिक हैं। ये बहुत गहरी बात है। आप जो मेरा भारत से मेरा ही भारत है की जो यात्रा करना चाहते हैं, इससे आपको बचना होगा। आपका स्वागत है और हम चाहेंगे हम सब मिलकर रहें। अच्छा, क्योंकि देखिए आप समाज सेवा के कार्य भी करते हैं, फिर सियासत की बात भी आपकी होती है, आप दोनों के बीच में कैसे समन्वय बिठाते हैं, बैलेंस आउट कैसे करते हैं? कितना आसान या कितना मुश्किल होता है आपके लिए सुनील जी? सियासत की बात जहां तक आपने कही पूर्णिमा जी, अभी भारत देश में बहुत से राज्य हैं, बहुत से राजनीतिक दल हैं, सबके अपने एजेंडे हैं, विचारधारा हैं। मैंने भी उसको समझा, परखा और जाना। डिबेट के माध्यम से, टीमें आप लोगों के माध्यम से सुनता हूं। मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जन जन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। यह सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके कारण भारत देश की जनता को देश में क्या चल रहा है इसका बोध हो रहा है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, यह बहुत अच्छी चीज है, लोगों को बोलने देना चाहिए। जब वो बोलेंगे तो आप समझेंगे कि आप चाहते क्या हो, सोचते क्या हो। तानाशाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि तानाशाही रहेंगे तो कोई बोलेगा नहीं, आप समझ नहीं पाओगे वो क्या सोच रहा है। हर किसी को बोलने देना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे और उसका निर्णय करेंगे। सियासत की बात जहां तक आपने कही, विचारधारा के कारण मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, उसके बहुत से कारण हैं। मैं तो कहता हूं, अभी मौजूदा केंद्र सरकार से देश के सभी राजनीतिक दलों को खतरा है, लेकिन सभी और अन्य राजनीतिक दलों से देश को खतरा है। बहुत बड़ी बात कोट कर रहा हूं, मौजूदा केंद्र सरकार से सभी अन्य राजनीतिक दलों को खतरा है और सभी अन्य राजनीतिक दलों को से देश को खतरा है। ये प्रमाणित है। अब डिबेट सुनिएगा आप, कितनी निरस्ता के साथ वो अपनी बातों को रखते हैं और हम सुनते हैं, लेकिन हम घबराने वाले नहीं है। नहीं, क्योंकि आपने तो अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच की ही बात कही, आपने कहा कि सबको बोलने की स्वतंत्रता है, तभी पता तो इसीलिए बोलने की स्वतंत्रता में तो फिर सब आते हैं, तभी पता चला होनी चाहिए। और पिछले 2 बार मैंने रायगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ने की यही मेरा आपसे सवाल, क्योंकि आपने जैसे रायगढ़ में आपने बहुत काम किया है और 2 बार विधानसभा का टिकट भी आपने मांगा, ऐसे में इस बार क्या हम आपको चुनाव लड़ते देखेंगे? नहीं, आपने सही कहा। पिछले 3-4 साल से तो पारिवारिक कारणों से मैं उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन अब चूंकि कुछ मित्रों से चर्चा हुई, राजनीतिक मित्रों से चर्चा हुई, उन्होंने कहा नहीं आपको आगे आना है और आना ही है बोले, तब मैंने फिर सोचा, क्योंकि हम जो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, यदि हम पावर में आएंगे तो इसको बहुत अच्छा से करेंगे। अब जैसे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, यदि वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे, पावर नहीं होगा, वो कितना भी सोचते रहे अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। इसलिए मैंने सोचा, पिछले बार 2 बार तो मैंने मांगा ही था, और इस बार भी ये तो उनको दलों का निर्णय होता है वो किसको चुनते हैं, लेकिन मैंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। रायगढ़ विधानसभा से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, और रायगढ़ की धरती से मुझे बहुत प्यार है, छत्तीसगढ़ से प्यार है, पूरे देश से प्यार है। वैसे तो हिंदू वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, पूरे विश्व से प्यार है, लेकिन यदि मुझे मौका मिला रायगढ़ की धरती से तो निश्चित रूप से मैं वहां की सेवा करना चाहता हूं। और मेरी बहुत सोच भी है कि मैं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक की सेवा करूं। बिल्कुल, देखिए, और कहते भी है ना, छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये हमेशा से छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा भी है। छत्तीसगढ़ किस तरीके से प्रगति कर रहा है, नया रायपुर हम सब ने देखा किस तरीके से विकसित हुआ है। एक अंतिम सवाल, क्योंकि समय भी अब खत्म हो चुका है, सुनील जी रैप अप करते हुए, क्योंकि हम विजन ऑफ न्यू इंडिया की बात करते हैं, तो आपका एक सोशल वर्कर होने के नाते, पर्यावरण संरक्षण पर काम करने के नाते, आने वाले 5 साल से 10 साल में आपका टारगेट क्या है? आप कैसे देखना चाहते हैं पर्यावरण संरक्षण हम करें? नहीं, मेरा टारगेट तो यह है पूरी धरती को जंगल बना दिया जाए, और जब पूरी धरती जंगल हो जाएगी, आपको जहां भी जरूरत हो कि आप पेड़ कटाई कीजिए, आप निर्माण कार्य कीजिए, लेकिन हम दोहन तो करते हैं, सृजन नहीं करते। जब हम सृजन करेंगे तो दोहन से तकलीफ नहीं होगी। मैं सोचता हूं मैं अकेले क्या कर पाऊंगा,
मैं तो बता दूं, बहुत छोटा से व्यक्ति हूं और मेरी क्षमता भी बहुत छोटी है। हमारा जो रामदास द्रौपदी फाउंडेशन है वो अपना कार्य तो करता ही है, लेकिन जागरूकता लाने का ज्यादा काम करता है। आप जागरूकता लाएंगे तो ज्यादा बेहतर परिणाम होंगे। और हम पूरे भारत देश को मैं कहना चाहता हूं, मित्रों, आज से ही, अभी से ही आप पेड़ लगाने का कार्य करें, क्योंकि जब आप लगाएंगे तभी से बढ़ना चालू होगा। उन्होंने भी कहा है भारत देश में अभी 7 अरब पेड़ों की आवश्यकता है। हम तीसरी महाशक्ति आर्थिक की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमको यह भी देखना होगा कि किन मूल्यों पे आगे बढ़ें, पर्यावरण को सजोएं, पेड़ लगाएं और पूरे भारत देश को हरित करें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।